गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है ब्रोंस्टेंट-लोरी अम्ल सार का सामर्थ्य या प्रबलता। कि गैसीय अवस्था में ब्रोंस्टेंट-लोरी अम्ल सार का निर्धारण तो प्रोटॉन द्वारा बंधुता द्वारा किया जा सकता था। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने प्रोटॉन बंधुता के बारे में पढ़ा था कि गैसीय अवस्था में हम सारे की प्रोटॉन बंधुता का निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर विलायक अवस्था में अम्ल सार की प्रबलता का निर्धारण करें तो किसके द्वारा होगा? तो विलायक अवस्था में किसी भी अम्ल या सार की प्रबलता का निर्धारण हम उसके वियोजन स्थिरांकों मतलब के ए एंड के बी के द्वारा कर सकते हैं। जबकि अगर गैसीय अवस्था में अगर अम्ल सार की प्रबलता का निर्धारण की बात करें तो किसके द्वारा होगा? प्रोटॉन बंधुता के आधार पर। किसी भी अम्ल व सार जितना अधिक वियोजित या आयनित होता है, मतलब जितना अधिक विलयन अवस्था में वो डिसोसिएट होगा, जितने अधिक आयनों में विभक्त होगा, तो उनके वियोजन स्थिरांक के ए व के बी के मान उतने अधिक होते हैं, अर्थात वह उतना ही अधिक प्रबल होगा। मतलब कोई भी पदार्थ विलयन के अंदर जितनी अधिक मात्रा में वियोजित हो रहा है या फिर आयनित होता है, ठीक है, तो उतना ही अधिक प्रबल होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड है CH3COOH के मान हैं 1.8 इंटू 10⁻⁵ और अगर HCN की बात करें तो उसका के का मान है 4.0 इंटू 10⁻10। ठीक है। अब एक रिएक्शन के द्वारा समझ सकते हैं कि एसिटिक एसिड जो कि प्रबल अम्ल कैसा है यहाँ पर क्योंकि उसके जो के का मान है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो सही, तो अगर अम्ल प्रबल है तो उसका संयुग्मी सार क्या हो जाता है? दुर्बल हो जाता है। और अगर एससीएन की बात करें, ठीक है, यहाँ पर दुर्बल अम्ल है क्योंकि उसके के का मान क्या है? कम है एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड। इसलिए यहाँ पर HCN है जो कि दुर्बल अम्ल की भांतिवार करता है, मतलब HCN है जो कि जलीय विलयन में एसिटिक एसिड के कंपेयर के अंदर इतना आयनित या वियोजित नहीं होता जितना कि एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। तो उसका अगर दुर्बल अम्ल है तो उसका संयुग्म सार क्या हो जाएगा? प्रबल हो जाएगा। अतः स्पष्ट है कि एसिटिक एसिड के का मान HCN से ज़्यादा होने के कारण एसिटिक एसिड HCl से प्रबल है। हम जानते हैं कि प्रबल अम्ल का संयुग्म सार दुर्बल होता है, अतः CN माइनस यहाँ पे क्या होगा? उससे CH3CO माइनस से प्रबल होगा, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा। किसी अम्ल की प्रबलता के निर्धारण के लिए जल को सार के रूप में लिया जाता है, ठीक है। अतः अब एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं कि अगर हम किसी भी सार के निर्धारण के लिए तो हमने प्रोटॉन बंधुता का अध्ययन किया था। अगर हम अम्ल की प्रबलता की बात करें तो हम यहाँ पर जल को कॉमन लेंगे दोनों के साथ में, ठीक है। तो जल को हम यहाँ पर किसके रूप में मान रहे हैं? पहले से ही सार के रूप में मान रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे A1 है अम्ल, अगर H2O से मतलब सार के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? B माइनस और H3O+ है। अगर इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएट कांस्टेंट की बात करें तो क्या रिएक्शन देख सकते हैं कि B माइनस H3O+ बटा A1H2O, और वियोजन स्थिरांक क्या होगा? के बराबर के इंटू H2O, क्योंकि हमने यहाँ पर जल को पहले से ही सार मान लिया है और जल आधिक्य में होता है। तो के का मान कैसे हो जाएगा? B+H3O+A1, क्योंकि आधिक्य में होने के कारण इसको हम पहले से नेगलेक्ट मान लेते हैं। इसलिए अभिक्रिया के अंदर अभिक्रिया के दर में इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता है। अगर हम सार की बात करें, ठीक है, ऊपर हमने अम्ल की बात की थी, अब हम सार की बात करें कि सार B+ अगर H2O हो, ऊपर हमने जल को सार माना था। अगर हम दूसरे रिएक्शंस के अंदर जल को अगर अम्ल के रूप में लेते हैं तो क्या होता है? देखते हैं कि BH+ OH माइनस निकलेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट निम्न प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, या के बी बराबर BH+OH माइनस अपॉन बी, क्योंकि जल आधिक्य में होता है। हम जैसे कि हमने पहले बताया था कि जल आधिक्य में होने के कारण उसका प्रभाव अभिक्रिया की दर पर या उसके वियोजन स्थिरांकों पर नहीं पड़ता है। अब उपरोक्त अभिक्रियाओं से स्पष्ट है कि जल ब्रोंस्टेंट अम्ल तथा सार दोनों की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। अम्ल के साथ सार के रूप में तथा सार के साथ अम्ल के रूप में करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? उभय प्रोटिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जल के
दो अणुओं के मध्य भी H+ आयनों का स्थानांतरण होता है, जिसमें जल का एक अणु ब्रोंस्टेड अम्ल की तरह और दूसरा अणु ब्रोंस्टेड लोरी सार की तरह कार्य करता है। अतः इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? आत्म प्रोटोनी अपघटन या आत्म प्रोटोनीकरण। ठीक है, सेल्फ प्रोटोनाइजेशन होगा। अगर सपोज अगर कोई जल है, जल के अंदर अगर हम अम्ल डाल दें तो जल किसकी तरह व्यवहार करने लग जाएगा? सार की तरह। और अगर जल है और उसके अंदर हम सार डाल रहे हैं तो जल किसकी तरह व्यवहार करेगा? अम्ल की तरह। ये उन पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि हम उसके अंदर सार डाल रहे हैं या फिर अम्ल डाल रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर जल के दो अणुओं का ही कंपेयर किया है। ठीक है, कि जल के अगर दो अणु लेते हैं तो दोनों अणुओं के मध्य प्रोटॉन का स्थानांतरण होगा, जिसमें से एक तो किसकी तरह व्यवहार करेगा? एक अणु तो ब्रोंस्टेड लोरी अम्ल की तरह और दूसरा किसकी तरह व्यवहार करने लग जाएगा? ब्रोंस्टेड लोरी सार की तरह। ये जो संपूर्ण अभिक्रिया है इसको क्या कहते हैं हम? आत्म प्रोटोनी अपघटन, मतलब खुद के प्रोटॉन को त्यागना। नेक्स्ट है कि आत्म प्रोटोनी अपघटन की सीमा तथा साम्य अवस्था पर विलयन के संगठन की जानकारी जल के प्रोटोनी अपघटन स्थिरांक द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, जैसे H2O के दो सेल्फ हैं तो एक तो प्रोटॉन त्याग के क्या बना रहे, त्याग रहे हैं, और ये दूसरा ग्रहण करता है तो हाइड्रोनियम आयन और OH- आयन बनेंगे। अगर इसके KW की बात करें जिसे हम जैसे प्रोटोनी अपघटन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है, तो KW क्या हो जाएगा? H3O+ और OH- है। यहाँ पर H2O और H2O दोनों को नेगलेक्ट कर रखा है क्योंकि दोनों ही आधिक्य में उपस्थित हैं, इसलिए इसका कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। जल के KW का मान, मतलब प्रोटॉन अपघटन स्थिरांक का मान, अगर 25 डिग्री स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर अगर मेजर करें तो कितना होता है? KW 1.02 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, तो प्रोटॉन अपघटन स्थिरांक द्वारा हम किसी अम्ल की प्रबलता उसके संयुग्मी सार द्वारा तथा सार की प्रबलता उसके संयुग्मी अम्ल द्वारा निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि हमने जल के कांस्टेंट मान के फिक्स कर लिया है। तो जो दूसरा हम उसके साथ में विलयन अवस्था में ज्ञात करना है उसका हम इजीली मेजर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेता है कि अमोनियम को अगर जल में डालें, ठीक है, तो उसका Ka का मान कितना हो जाएगा? कि NH3 H3O+ और NH4+। उसी प्रकार यदि अमोनिया जल के साथ रिएक्शंस करता है तो उसका Kb हो जाएगा NH4+ OH- और NH3, क्योंकि जल यहाँ पर आधिक्य में होने के कारण उसको हम मेजर नहीं करते हैं। तो Ka और Kb की बात करें तो K इंटू Kb देख लेते हैं क्या होता है। लास्ट में जो K इंटू Kb होगा वो कितना होगा? H3O+ और OH- जो बाकी सिमिलर थी वो कैंसिल हो जाती हैं और लास्ट के अंदर केवल और केवल क्या बनता है? हाइड्रोनियम आयन और OH- आयन। बाकी समान आयन होने के कारण हम उसको कंसीडर्ड नहीं करते। तो Ka इंटू Kb क्या हो गया? KW के बराबर, मतलब जो प्रोटोनी अपघटन का मान था वो कितना है? 1.0 इंटू 10⁻⁻14 है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि एक निश्चित तापमान पर KW का मान स्थिर रहता है। अतः यदि संयुग्मी अम्ल की प्रबलता बढ़ती है तो सार की प्रबलता घटती है। ऑब्वियस है, क्योंकि दोनों के Ka तथा Kb के गुणनफल का मान हमेशा स्थिर रहता है, जो कि वियोजन की दर है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, फिक्स टेम्परेचर के ऊपर। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। ठीक है, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो अम्ल की प्रबलता बढ़ती है। ठीक है, और अगर Cl-, Cl2-, Cl3- और Cl4- अगर प्रोटॉन त्यागने के बाद में उसकी सारे की प्रबलता क्या देखते हैं तो वो घटती है, क्योंकि हमने देखा था कि प्रबलता अगर अम्ल की ज़्यादा है तो संयुग्मी सार उसका दुर्बल होता है। अब है विलायकों को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे कि हम कुछ विलायक की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से विलायक हैं। जैसे कि प्रोटॉन ग्राही कौन से होंगे? NH3। प्रोटॉन दाता HF H2SO4। उभय प्रोटिक जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है वो कौन से होंगे? H2O। और अप्रोटिक ना तो प्रोटॉन को ग्रहण करता है ना ही डोनेट करता है, तो कौन सा हो जाएगा? SO2। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रोंस्टेड लोरी अम्ल क्षार अवधारणा के लक्षण। ठीक है, इसके क्या क्या स्टेटमेंट है, कंक्लूजन क्या है इसका?
यह सिद्धांत पदार्थों के स्वयं की अम्ल व क्षार के रूप में व्याख्या करता है, ठीक है, तथा विलय की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि आर्यनियस ने तो केवल विलयन अवस्था में ही बताया था। यह सिद्धांत द्वारा NH4 प्लस व CO3 - 2 की भी अम्ल व क्षार के रूप में व्याख्या की जा सकती है, ठीक है। जैसे हमने देखा है ऊपर जब हम प्रोटॉन बंधुता की बात करें या फिर ऊपर हमने बात की थी जैसे कि जेल गैस प्रोटोनियम अपघटन स्थिरांक KW के बारे में हमने गणना की थी, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है कि यहाँ NH4 प्लस H+ आयन त्यागता है अतः अम्ल के रूप में तथा CO3 - 2 आयन H+ को ग्रहण करता है तो क्षार के रूप में कार्य करता है। इस सिद्धांत द्वारा pyridine C2H5O-, ठीक है, HSO4- की व्याख्या भी क्षार के रूप में की जा सकती है। यह सिद्धांत लवण के जल अपघटन का भी स्पष्टीकरण करता है, ठीक है। जैसे कि FCl3 है कि जलीय विलय में क्या होगा, FeH2 होगा होल 6+3 व 3 Cl उपस्थित होते हैं। क्योंकि अगर FeCl3 को हम जल में डालते हैं तो ये क्या करेगा, जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल क्षार अभिक्रिया करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। अब है इसकी लिमिटेशंस, ऊपर हमने इसके बेनिफिट्स पढ़े थे, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, देखते हैं। वे अम्ल क्षार अभिक्रियाएं जिसमें प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं होता, उनके अम्ल क्षार की व्याख्या इस सिद्धांत द्वारा नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रोंस्टेन-लोरी जो कंसेप्ट है वो इसी बेस पे टिका था कि एक स्पीसीज प्रोटॉन को त्यागती है और दूसरी स्पीसीज है जो कि प्रोटॉन को ग्रहण करती हैं। अगर प्रोटॉन का स्थानांतरण ही नहीं होगा, ठीक है, तो हम इससे इस कंसेप्ट के द्वारा हम ये नहीं बता सकते कि कौन अम्ल होगा और कौन क्षार होगा। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं कि कुछ ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति, ठीक है, जो CO2 प्लस CO2 आपस में रिएक्शंस करें तो क्या होगा, ठीक है, ये CO2 प्लस और CO3 - 2, तो इसके अंदर प्रोटॉन स्थानांतरण को हम नहीं समझा पा रहे हैं कि किस में कौन सा ट्रांसफर हो रहा है, अम्ल क्षार को नहीं बता सकते। अब हैं कुछ यौगिक जैसे कि ZnCl2 LCl3 की अम्लीय प्रकृति भी इसके द्वारा नहीं समझा सकते थे। अब हैं ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत के उपयोग या ब्रोंस्टेड अम्लता का आवर्तीकरण, ठीक है, जो कि हम अपने अगले लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।